Hello students, I am Preksha Jain. Welcome to And Its Minds YouTube channel. In this video, we are going to study chapter 2nd of class 6th Civics NCERT और सोशल साइंस। सो ये जो चैप्टर सेकंड है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसको भी हम सेम वैसे ही लाइन बाय लाइन रीड करेंगे एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। जो प्रीवियस चैप्टर है हमने वहां पर डिस्कस किया मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी कहाँ कहाँ पर हो सकती है, लाइक रिलीजियस बेसिस पर है, लैंग्वेज अलग अलग है तो वहां पर वो भी डाइवर्सिटी है, सिंपली जो डिफरेंसेस होते हैं वो हो गया क्या है डाइवर्सिटी। बट उसके बाद भी एट द एंड क्या है, जब वहां की पॉपुलेशन एंड जो लोग हैं वो यूनिटी के साथ रहते हैं, तो इंडिया में भी ऐसा ही है कि डाइवर्सिटी होने के बाद भी लोगों में यूनिटी है। सो दैट मेक्स इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी नेशन। सो जो प्रीवियस चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी का मीनिंग समझा, सो काफी बार क्या होता है ना, लोग जो कि डिफरेंट होते हैं दूसरों से उनको टीज करने लगते, बुली करते हैं, उनके ऊपर हंसते हैं या फिर उनको अपने ग्रुप में एक्टिविटीज में इंक्लूड नहीं करते हैं। और ऐसे करने पे क्या होता है, दे में फील हर्ट, एंग्री, हेल्पलेस और सैड। जब हमारे फ्रेंड्स या फिर आपको अगर नहीं अच्छा लगता है कि किसी को ऐसे साथ ट्रीट किया जा रहा है तो यू डू नॉट फील गुड। सो कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा होता क्यों है बेसिकली, कि मतलब ये डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट जो हो रहा है वो क्यों होता है। सो इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं एंड क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये डिफरेंसेस क्रिएट की जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर में। फर्स्ट टॉपिक से दैट इज डिफरेंसेस एंड प्रेजुडाइज। तो डिफरेंसेस एंड प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो डिफरेंसेस मतलब तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जो अलग अलग है, एंड प्रेजुडाइज का मतलब होता है कि लाइकिंग और डिसलाइक फॉर वन रादर देन अदर, स्पेशली विदाउट गुड रीजन, मतलब बिना किसी रीजन के एक गलत टाइप का बिहेवियर रखना, लाइकिंग या डिसलाइकिंग करना, कि मतलब वैलिड नहीं होने के बाद भी आप क्या कर रहे हो, उसके साथ बेकार बिहेवियर कर रहे हो, तो ये सारा कुछ आ जाता है क्या इसमें, प्रेजुडाइज में। सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर, हाउ वी लिव, द लैंग्वेज वी स्पीक, व्हाट वी ईट, वेयर, द गेम्स वी प्ले एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें क्या बनाती हैं, जो कि हम अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं कि कैसे रहते हैं, लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, क्या हम खा रहे हैं, हमारी ईटिंग हैबिट्स क्या है, कौन से गेम्स खेलते हैं और कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। सो ऑल दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय द जियोग्राफी एंड द हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। तो ये सारी ही चीजें जो जियोग्राफी की किस प्लेस पर लोकेटेड है एंड साथ साथ इसके की क्या हिस्ट्री है उस प्लेस की, दोनों पे ही डिपेंड करती है। यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज if you look even briefly at the following statement। So आपको इजीली यहाँ पर समझ आएगा कि कितना ज्यादा डाइवर्स इंडिया है जब आप इस पैराग्राफ को देखेंगे कि there are 8 major religion in the world। वर्ल्ड में 8 मेजर रिलीजन है, every single one of them is practiced in India। and तो वर्ल्ड के जो सारे के सारे 8 मेजर रिलीजन है ना, वो सब इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं। We have more than 1600 languages that are people's mother tongue and there are some more 100 डांस फॉर्म। सो टोटल 1600 लैंग्वेज हैं, जिनमें से कुछ लैंग्वेजेस मदर टंग्स हैं अलग अलग स्टेट की, एंड बाकी सारी रीजनल एंड फोक लैंग्वेजेस भी हैं, एंड इसके अलावा 100 तो डांस फॉर्म्स हैं। तो इससे ही समझ आ रहा है कि बहुत सारी वैरायटी में डिफरेंसेस है, तो दैट मेक्स इंडिया अ डाइवर्स नेशन। येट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। दिस इज बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विथ पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। सो क्या हो रहा है ना कि ये जो डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमेशा ऐसे सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, मतलब ये डाइवर्सिटी है बट इसको ऐसे हमेशा सेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि जो हम सेफ फील कर रहे हैं या सिक्योर फील करते हैं ना अपने लोगों के सराउंडिंग में, या फिर जो हमारे जैसे ड्रेसअप रखते हैं, जो ड्रेसअप जो बोलते हैं हमारे जैसा है, या फिर हमारे जैसी थिंकिंग होती है, सो जहाँ पर सिमिलर थिंकिंग आ जाती है, सिमिलर क्लोथ्स आ जाते हैं, सो वहां पर थोड़ी सी सेफ्टी लगने लगती है, फेमिलियर लगने लगता है। समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर। और जब हम अपने से दूसरे लाइफ टाइप के लोगों को देखते हैं तो हम अनफेमिलियर फील करने लगते हैं। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीजन वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम। सो कई बार क्या होगा ना कि हम ये नहीं समझेंगे कि जो क्या रीजन है डिफरेंस होने का, एंड जो लोग होते हैं वो भी क्या है कुछ सर्टेन एटीट्यूड्स बना लेते हैं, ओपिनियन बना लेते हैं दूसरों में।
जिनको वो नहीं जानते हैं। ये बहुत नेचुरल चीज़ है। ये मे भी पॉसिबल आपके अंदर भी होगा कि जो लोग आपको पसंद हैं तो उनके जो आपके जैसे होते हैं तो उनके रिगार्डिंग आपकी मेंटालिटी अच्छी होती है, बट जो लोग आपको पसंद नहीं होते उनकी रिगार्डिंग मेंटालिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। एंड सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर विलेजर्स सी विलेजर्स एज इग्नोरेंट एंड सी पीपल इन सिटीज एज मनी माइंडेड एंड लेजी। तो यहाँ पर जो कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है ना, उससे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जो विलेजर्स हैं वो आते हैं इग्नोरेंट के फॉर्म में, एंड जो सिटी बैकग्राउंड से होते हैं ना वो मनी माइंडेड एंड लेजी होते हैं। वेन अवर ओपिनियन अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, सीइंग देम एज लेजी, स्टिंगी एंड सम ऑफ दीज statements, then these become prejudice that we carry about them. So क्या होगा ना कि जब हमारी ओपिनियन जो होती है कुछ चीज़ों को लेकर वो हमेशा ही नेगेटिव होंगी, सो हम कैसे देखने लगते हैं, हर चीज़ हमको लेजी दिखती है, स्टिंगी दिखती है, एंड फिर वहां पर क्या आ जाता है, ये सब जो है वो प्रिजुडाइज बन जाता है और स्लोली हम उसको कैरी करने लगते हैं एवरीवेयर। प्रिजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर। प्रिजुडाइज का मतलब क्या है कि दूसरे लोगों को अपने से कम देखना, मतलब उनको इंफीरियर समझना, उनको नेगेटिवली ऑब्जर्व करना। व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज द बेस्ट एंड राइट वे टू डू थिंग्स, वी ऑफन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स हु मे प्रिफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली। और जब हम ये देख लेते हैं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर वे ही है क्या एक कोई चीज करने के लिए एंड वो ही राइट है कोई भी काम करने के लिए, तो फिर हम क्या करने लगते हैं, बाकी जो अगर कोई डिफरेंट वे से वर्क कर रहा है ना या फिर वो डिफरेंट थिंग्स करते हैं तो हम उनको इंफीरियर तरीके से देखने लगते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मतलब सिर्फ हम अपना वर्किंग स्टाइल को सुपीरियर मानते हैं, बाकी का जो वर्किंग स्टाइल है उसको इंफीरियर एंड डिसरिस्पेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी थिंक इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इंपॉर्टेंट, वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेज नेगेटिवली। तो जब हम ये मान लेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वही बेस्ट है, तो एक माइंड में सेटअप आ जाता है कि इंग्लिश अगर जो बोल रहा है वही अच्छा है, इंग्लिश लैंग्वेज ही अच्छी है, बाकी की सारी जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। एंड फिर हम लैंग्वेज के बेसिस पे लोगों को नेगेटिवली जज करने लगते हैं। एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश, एंड एट द एंड क्या हो जाता है फिर इससे कि हम फिर ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं या फिर कोई इंग्लिश के अलावा कोई भी दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, सो उनको भी क्या है उतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। वी कैन बी प्रिजुडाइज्ड अबाउट मेनी थिंग्स, पीपल्स रिलीजियस बिलीफ, द कलर ऑफ देयर स्किन, द रीजन दे कम फ्रॉम, द एक्सेंट दे स्पीक इन, द क्लोथ्स दे वियर एक्सेट्रा। ऑफन आवर प्रेजुडाइज about others are so strong that we don't want to form friendship with them. At times we may even act in ways that hurt them. तो हम और क्या चीज से प्रिजुडाइज्ड हो जाते हैं कि जो थिंग्स हमारे सराउंडिंग में है, जो लोगों के बिलीव्स होते हैं, उनकी स्किन का कलर है या फिर जिस रीजन से वो बिलोंग करते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, कैसा बोलते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं ये भी हमारी मेंटालिटी को बहुत इफेक्ट करती हैं। एंड कई बार ये देखने जाता है कि जो प्रिजुडाइसेस होते हैं कि दूसरे लोग कोई भी पर्सन है वो ज्यादा स्ट्रांग है एंड हम उनसे क्या करते हैं फिर फ्रेंडशिप नहीं फॉर्म करना चाहते हैं बिकॉज दैट पर्सन इज स्ट्रांग। एंड काफी बार ये होता है कि वे मी एक्ट इन वे दैट हर्ट देम, और कई बार हम ऐसे वर्क करते हैं कि जिससे सामने जो भी पर्सन है उसको हर्ट भी हो सकता है या हो जाता है। सो सिंपली प्रेजुडाइज का मतलब क्या है कि किसी पर्सन को जज करना एंड उसको नेगेटिवली फीडबैक देना या फिर उसका जो पर्सनैलिटी है उसमें नेगेटिव पॉइंट्स निकालना। और ये कब होता है, जबकि वो हमारा वर्किंग स्टाइल डिफरेंट होगा या फिर जो यूनिटी आती है वहां पर कुछ पॉइंट्स अगर नहीं सिमिलर होंगे, सो इट ऑल शोज प्रेजुडाइज। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। अब क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स में क्या आएगा, तो यहाँ देखते हैं ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस। तो हम सभी ने जेंडर डिफरेंसेस के बारे में कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही हुआ है। व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और गर्ल, तो बॉय या गर्ल होने का क्या मतलब होता है। मेनी ऑफ यू वुड से वी आर बोर्न एज बॉयज एंड गर्ल्स, इट इज अ गिवन what is there to think about, let's see if this is the case। तो हम जो भी लोग हैं हम जेंडर डिफरेंसेस से फेमिलियर हैं, बॉय या गर्ल होना क्या होता है इससे भी फेमिलियर हैं। एंड बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि क्या बोलते हैं कि हम बॉयज गर्ल्स की तरह
बॉर्न हुए हैं। सो ये जो फैक्ट आता है ना, वो उसको अगर आप बहुत ध्यान से सोचे तो यहाँ पर कुछ फिर क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको इस लाइंस की हेल्प से, स्टेटमेंट्स की हेल्प से फिल किया जा सकता है। तो क्या करना है आपको, अरेंज द स्टेटमेंट गिवन बिलो इन दीज टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इज अप्रोप्रिएट फॉर द सेक्शन। तो ये जो गर्ल्स एंड बॉयज सेक्शन, इनको फिल करना है रैंकिंग के बेसिस पर एंड अप्रोप्रिएट प्लेस पर। तो उससे क्या होगा, चेक विथ योर टीचर हेल्प who has put which statement where। तो ये आपको क्या करना है, फिर क्रॉस चेक करना है कि कौन से पर्सन ने ये जो स्टेटमेंट के आगे टिक है वो कहाँ लगाया है। एंड यू पुट इन फॉर बॉयज something that boys are born with। तो इसमें और क्या किया जा सकता है कि जो टीचर्स की हेल्प से क्या स्टेटमेंट और लिखना है, कहाँ लिखना है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड फिर क्या और फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो लोगों का रीजन होता है डिस्क्रिमिनेशन का, वो क्या होता है। एंड ये जो क्वालिटीज होती हैं वो क्या, there can be put in for boys something that boys are born with। तो ऐसी कोई क्वालिटीज जो बॉयज में इनबिल्टली ही प्रेजेंट होती है। सो ये आपको स्टेटमेंट्स इनको अरेंज करना है यहाँ पर एंड देन फिर सबमिट करना है। So let's see here, if we take the statement they don't cry, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men। तो यहाँ पर जो क्वालिटीज दी हुई है ना, इनको जब आप गर्ल्स एंड बॉयज में डिवाइड करोगे तो एक क्वालिटी जैसे कि they don't cry, तो इसको किससे हम एसोसिएट करने का ट्राई करेंगे, बॉयज से या मेन से, बिकॉज गर्ल आर मच मोर प्रोन टू क्राई देन in comparison to the boys and men। So as babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying don't cry, you are a boy। So generally क्या होता है ना, when you are a boy, या फिर आप अपने घर में देखोगे कि कोई बॉय होता है तो वो बेबी बॉय होगा ना, उस टाइम पे अगर वो रोएगा तो उसको क्या बोलते हैं कि नहीं, यू आर अ बॉय, यू कैन यू डोंट क्राई। सो बॉयज आर ब्रेव, दे डोंट क्राई। तो इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है कि डोंट क्राई बिकॉज बॉयज आर ब्रेव एंड यू आर अ बॉय। सो एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज डू नॉट क्राई, सो दैट इवन इफ अ बॉय फील्स लाइक क्राइंग ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो। सो क्या है, क्योंकि चिल्ड्रन जब ग्रो अप हो रहे होते हैं ना, तो उनके माइंड में एक चीज आ जाती है कि बॉयज डोंट क्राई। तो जब अगर किसी पर्सन को, किसी मैन को या किसी बॉय को फिर बुरा फील होता भी है, सो दे जस्ट डोंट क्राई बिकॉज उन्होंने अपने अंदर ये चीज एक्सेप्ट कर ली है, अपने अंदर ही फीड कर ली है कि बॉयज कैन नॉट क्राई। So he also believed that crying is a sign of weakness। and फिर वो ये समझने लगते हैं कि बॉयज जो है वो स्ट्रांग है एंड बॉयज को रोने से मना किया जा रहा है। दैट मीन्स कि क्राइंग क्या है, वीकनेस का ही साइन है। सो इवन दो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राई, स्पेशली इफ दे आर एंग्री ऑन इन pain। as they grow older boys learn or teach themselves not to cry। so क्या है कि अब जब बॉयज ओल्डर होते जाते हैं तो वो उस टाइम पे भी उनके माइंड में क्या होता है कि अभी हमें रोने से मना किया है बिकॉज वी आर स्ट्रॉन्ग। एंड इनकेस अगर रोते हैं तो ये क्या शक पड़ेगा कि वीकनेस का साइन है। दैट इज वाई अगर कभी उनको रोना आता भी है तो वो क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं उसको कि भाई नहीं रोना है। अपने आप को क्या सिखा देते हैं कि नहीं, डोंट क्राई। सो if a grown boy cries, then he feels that other will either tease him or laugh at him, and so he stops himself from doing so in front of others। तो कई बार उसको अगर रोने जैसा फील हो भी रहा होता है तो क्यों नहीं रोते, सिर्फ इसीलिए बिकॉज इन केस अगर कोई देखेगा सो उसको टीज करेगा, उसको परेशान करेगा, यू आर अ बॉय एंड यू आर क्राइंग, या फिर उसको ही वो उसके ऊपर हंसेंगे, तो इससे उसको क्या होगा, बैड फील होता है। दैट इज वाई कोई भी बॉय या कोई मैन को अगर रोना आता है वो सिर्फ क्यों कंट्रोल करते हैं कि कोई देख ना ले, क्योंकि अगर कोई देखेगा तो उसका एक फन बना लेगा। सो दिस इज द वे बॉयज आर एंड दिस इज हाउ गर्ल्स आर। दे आर स्टेटमेंट, दीज आर स्टेटमेंट वी हियर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग, एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली। सो ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये हम सब देख लेते हैं कि ठीक है क्या एक्सेप्ट फॉलो हम करते हैं, क्या हम फॉलो नहीं करते हैं, बट वहां पर हम ये नहीं ध्यान देते हैं कि कौन सी स्टेप अच्छी है या फिर कौन सी स्टेप नहीं है अच्छी। या फिर कोई भी चीज में आ जाता है कि हम ये भूल जाते हैं स्टेटमेंट्स में कि क्या फ्रूटफुल होगा, बट हम सिर्फ क्या देख लेते हैं कि एट द एंड
जो सभी बोल रहे हैं वो फॉलो हो जाएगा, मतलब कि हम उस अकॉर्डिंगली बिहेव करने लगते हैं। जो दूसरों की थिंकिंग है या फिर जो एक बार स्टार्टिंग से ही हमारे माइंड में बिठा दिया गया है, हम वही स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हैं। जब हम बार बार वही स्टेटमेंट को सुनते हैं तो हम वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। वी फिट ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस। एंड हम क्या है, जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स है ना, उसको जो सोसाइटी ने इमेज क्रिएट की हुई है उसमें फिट करने का ट्राई करते हैं। यू कैन टेक अनदर स्टेटमेंट सच एज दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल। तो एक और स्टेटमेंट जैसे है कि सॉफ्ट एंड जेंटल है एंड वेल बिहेव्ड है। और फिर अब ये डिस्कस करें कि ये गर्ल्स को अप्लाइड करती है। सो गर्ल्स में क्या ये बर्थ से ही ये प्रॉपर्टीज और क्वालिटीज होती है? नहीं, ये क्या होता है ना, अपब्रिंगिंग के साथ क्वालिटीज इनहेरिट की जाती है। जैसे कि बॉयज को बोल दिया जाता है ना कि यू कैन नॉट क्राई बिकॉज यू आर अ बॉय और यू आर अ मैन एंड यू आर अ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि रोना क्या है, वीकनेस का साइन है। दैट इज वाई यहाँ पर अब जो आता है उनमें क्या बच रहा है कि मोस्टली गर्ल्स पे अप्लाइड हो जाती हैं, क्योंकि मोस्टली गर्ल्स में इनबिल्ट तो नहीं, नॉट बाय बर्थ, बट दे हैव दिस क्वालिटी ऑफ बीइंग सॉफ्ट, जेंटल एंड वेल बिहेव्ड। When we fix people into one image, we create a stereotype. तो जब हम बहुत सारे लोगों को ना एक ही इमेज में फिट करने लगते हैं, in that case we are creating stereotype. तो सिंपल सा है कि जब बहुत सारे लोग हैं तो हर एक पर्सन एक इंडिविजुअल है, ठीक है। अब उस इंडिविजुअल पर्सन के कुछ इंडिविजुअल क्वालिटीज हैं, कैरेक्टर एंड फीचर्स होते हैं। सो अगर हम वो सारे कैरेक्टर्स एंड क्वालिटीज को साइड में रख के हर एक पर्सन को एक ही फ्रेम में फिट कर देंगे, तो उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रहे हैं हमारे माइंड में। व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंजी, लेजी, क्रिमिनल और डम, दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप। तो जब हम ना एक किसी कंट्री के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर ऐसा बिलीव करने लगते हैं कि भाई अगर इस कंट्री के पर्सन है तो उनका यही फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, क्रिमिनल्स ही होंगे, या फिर किसी एक रिलीजन के जो लोग हैं वो लेजी होंगे, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, हम एक बहुत सारे बड़े ग्रुप को एक ही कैरेक्टर के बेसिस पर जज कर रहे हैं। तो वहां पर क्या कर रहे हैं, हम स्टीरियोटाइप का यूज कर रहे हैं। देयर आर स्टिंजी एंड जेनरस पीपल एवरीवेयर। तो ऐसा नहीं है कि उस रिलीजन में स्टिंजी लोग नहीं होंगे या लेजी लोग नहीं होंगे, हर जगह पे स्टिंजी लोग भी हो सकते हैं, जेनरस भी हो सकते हैं। हर एक कंट्री में, हर एक रिलीजन में, या फिर जो हर एक ग्रुप होता है जहां पर रिच एंड पुअर, मेल एंड फीमेल हैं, उनमें हर टाइप के कैरेक्टर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। बट जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट, इट इज नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम। सो अगर किसी एक कंट्री में कुछ एक पर्सन में 2-3 ट्रेट हैं, उसके बेसिस पर ही हम उस कंट्री के सारे लोगों को जज करें, वो बिल्कुल सही नहीं होगा। बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक पर्सन में जो कैरेक्टर है वो सारे ही पर्सन का हो उस कंट्री के। दैट इज वाई ये जो स्टीरियोटाइप है वो एक बहुत ज्यादा नेगेटिव ट्रेट हो जाता है अगर कोई पर्सन इसको फॉलो करता है तो। अब इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सो स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल विथ हिज और हर ओन स्पेशल क्वालिटीज एंड स्किल दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो अगर हम स्टीरियोटाइप फॉलो करते हैं ना, तो क्या करने लगते हैं, हम किसी एक पर्सन की जो यूनिक इंडिविजुअलिटी है या उसके जो स्पेशल क्वालिटीज और स्किल्स होते हैं जो कि बाकी लोगों से अलग हैं, उसको हम ध्यान नहीं देते हैं, मतलब हम उसको साइड कॉर्नर कर देते हैं एंड फिर उसको सिर्फ हम एक ही फ्रेम जो हमने सेट कर लिया है ना उसके अकॉर्डिंग ही जज करते हैं। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप। और फिर क्या करने लगते हैं, जो भी पर्सन स्टीरियोटाइप हो गया तो वो बहुत सारे लोगों को एक ही उसमें पैटर्न में फिट करने लगते हैं। स्टीरियोटाइप अफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे prevent us from doing certain things that we might अदरवाइज भी गुड एट। और जब हम ये फिट कर रहे हैं ना लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक ही टाइप में या एक ही पैटर्न में, सो उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, स्टीरियोटाइप कर रहे हैं। और फिर वो जो स्टीरियोटाइप करने से उस पर्सन के साथ तो गलत हो ही रहा है, क्योंकि उसको क्या कर रहे हो आप, एक ही उसमें वो क्वालिटीज नहीं होने के बाद भी आप उसके बेसिस पे जज कर रहे हो। और इसके अलावा आप अपने आप के साथ भी गलत कर रहे हो, बिकॉज यू कैन बी गुड एट मेनी अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम जजिंग। तो मतलब आप वहां पर सिर्फ क्या कर रहे हो, जज कर रहे हो। तो जो टाइम आप अपना जज करने में इन्वेस्ट कर रहे हो वो टाइम और भी प्रोडक्टिवली यूज हो सकता है, बट यू आर नॉट यूजिंग दैट। तो इसीलिए क्या है, स्टीरियोटाइपिक अगर हो आप, सो यू आर डूइंग बैड विथ योर सेल्फ एज वेल एज द अदर्स जिनके साथ आप स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर शो कर रहे हो। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। सो इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन में डिफरेंस क्या हो जाता है? दोनों ही वर्ड सिमिलर है या दोनों में कुछ डिफरेंस है, ये हम देख लेते हैं आगे।
Discrimination happen when people act on their prejudice और stereotypes. तो discrimination कब होता है? जबकि लोग किस पे वर्क करते हैं, मतलब उनके प्रिजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग ही लोगों को जज करते हैं. If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking part from the same well, taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminating against them. So जब आप क्या कर रहे हो, किसी पर्सन को कंस्ट्रिक्ट कर रहे हो, उसको रोक रहे हो कि ठीक है इस वेल से वाटर नहीं लेना है, या फिर यहाँ पर इस नेबरहुड में नहीं रहना है, और सर्टेन अदर थिंग, कोई एक जॉब लेने नहीं देते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या कर रहे हो, वहां पर आप जो है डिस्क्रिमिनेटिंग बिहेवियर शो कर रहे हो, उनके अगेंस्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो. डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस. अब डिस्क्रिमिनेशन के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं. You probably recall from the previous chapter that Sameer 1 and Sameer 2 were different from each other. तो लास्ट चैप्टर जो है वहां पर Sameer 1 एंड Sameer 2 का इंसिडेंस आया था एक. तो Sameer दोनों जो थे वो डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग कर रहे थे. दोनों बॉय हैं बट दोनों डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते हैं. सो उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी. सो डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करना क्या है, डाइवर्सिटी का ही एक एस्पेक्ट है. So, however, this diversity can also be source of discrimination. अब ये जो diversity है ये discrimination का भी source हो सकता है. Groups of people who may speak a certain language, follow a particular religion, live in specific region, etc. may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior. तो जो लोगों का ग्रुप है या फिर जो लोग अलग अलग लैंग्वेज स्पीक करते हैं एंड डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, तो उनको अलग अलग बेसिस पर उनके कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस जो वो फॉलो करते हैं उसको इंफीरियर समझ के उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है. सो बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन में क्या किया जा रहा है, जब एक पर्सन के अगेंस्ट या एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो या एक कम्युनिटी के अगेंस्ट डिफरेंसेस क्रिएट किए जाने लगते हैं, मतलब उनको उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाने लगती हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है. और अगर ये जो है डिस्क्रिमिनेशन के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, सबसे मेन रीजन इसका होता है डाइवर्सिटी, क्योंकि रिलीजन अलग है, रीजन अलग है, लैंग्वेज अलग है, तो उसके बेसिस पर ही क्या कर रहे हैं, डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हैं. तो डिफरेंसेस जो क्रिएट किए जा रहे हैं ऊपर और नीचे कास्ट के, अपर एंड लोअर कास्ट के, वो हो जाते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेशन. Another difference between two Sameer was in their economic background. अब एक और डिफरेंस क्या था, दोनों समीर इकोनॉमिक बैकग्राउंड का था, क्योंकि एक पेपर बाय कर रहा था एंड दूसरा एक जो समीर था ना, समीर जो वो पेपर सेल कर रहा था, न्यूज़पेपर सेल कर रहा था. सो दिस डिफरेंस एज यू हैव रीड अर्लियर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वालिटी. तो ये जो डाइवर्सिटी नहीं हुई, मतलब एक रिच है या पुअर है, तो रिचनेस एंड पुअरनेस इज नॉट अ टाइप ऑफ डाइवर्सिटी, इट इज इनइक्वालिटी. मतलब वो दोनों इक्वल नहीं है बाय देयर ओन और बाय एनी अदर पर्सन, मतलब किसी और ने उनको अनइक्वल बनाया है या वो अपने आप से बने हैं, व्हाटसोएवर बी द रीजन, बट सिंपली क्या है, दोनों के पास जो इनकम है, दोनों के पास जो एसेट्स हैं, दोनों के पास जो मनी है, वो इक्वल नहीं है, दैट इज इनइक्वालिटी. सो पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्स और द मनी. तो जो भी पुअर लोग होते हैं ना, उनके पास ना रिसोर्स है ना मनी है टू मीट देयर बेसिक नीड्स. तो उनके पास अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए मनी नहीं होता है, फूड एंड क्लोथिंग्स को बाय करने के लिए मनी नहीं होता है. दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेज, इन हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एक्सेट्रा वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर. तो उनको ना फिर इल ट्रीटमेंट मिलता है, कोई भी प्रॉपरली उनको ट्रीट नहीं करता है बिकॉज वो रिच नहीं है या फिर उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, दैट इज व्हाई दे आर ट्रीटेड इल. तो इसको क्या बोलेंगे, इनइक्वालिटी बोलेंगे. और इस इनइक्वालिटी की वजह से फिर डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ. सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. अब काफी सारे लोगों के साथ दोनों टाइप का डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है. दैट मीन्स कि डाइवर्सिटी की वजह से भी एंड इनइक्वालिटी की वजह से भी. दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप हुज कल्चर इज नॉट वैल्यूड. तो वो पुअर है तो इनइक्वालिटी आ गई, एंड उनका कल्चर अगर वैल्यू नहीं होता है तो वहां क्या हो गया, डाइवर्सिटी आ गई. सो ट्राइबल, सम रिलीजियस ग्रुप एंड इवन पर्टिकुलर religion are discriminated against for one or more of these reasons. तो काफी बार क्या होता है कि जो ट्राइबल्स हैं, जो रिलीजियस ग्रुप होते हैं या फिर एक किसी पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करने वाले लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है काफी सारे रीजंस की वजह से. इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ अ फेमस इंडियन वाज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट
This will help us understand the way in which the caste was used to discriminate against large number of people. तो अब यहाँ पर फर्दर आपको एक फेमस पर्सन का इंसिडेंस दिया हुआ है कि कैसे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था. सो ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, तो अब ये टॉपिक आता है कि डिस्क्रिमिनेट होने पे क्या हुआ था एंड कैसे ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ था और क्यों हुआ. सो पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क वाइल टीचिंग कारपेंटरी, पॉटरी, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग एक्सेट्रा टू अर्न अ लाइवलीहुड. तो लोग अलग अलग काम करते हैं जो भी उनको कंफर्टेबल होता है एंड फॉर अर्निंग देयर लाइवलीहुड. हाउएवर सर्टेन काइंड ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर्स. अब कुछ वर्क जो होते हैं उनकी वैल्यू ज्यादा होती है एंड कुछ वर्क्स की वैल्यू जो है वो कम रहती है. एक्टिविटीज लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर्स, picking garbage are seen as tasks that are of less value and people who do this work are seen as dirty or impure. तो कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिनको कम समझा जाता है, मतलब उसकी वैल्यू नहीं होती है, जैसे गार्बेज पिकिंग हुआ, हेयर कटिंग है, क्लीनिंग वर्क है. सो इन सारे वर्क को इक्वल वैल्यू नहीं मिलती है और इन वर्क को क्या डर्टी और इम्प्योर समझा जाता है. सो ये जो बिलीव है ये कास्ट सिस्टम अराइज करने में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. In the caste system, communities group of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. तो ये जो caste and communities होते हैं या जो लोगों के ग्रुप हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, लैडर में सॉर्ट कर लेते हैं. मतलब सॉर्ट कर रहे हैं क्या, अरेंज कर लेते हैं एक सीक्वेंस के फॉर्म में. अब ये सीक्वेंस में जो अपर पार्ट में होते हैं लेडर के, मतलब जो लोग अपने आप को लेडर के अपर पार्ट में रखते हैं वो क्या समझते हैं कि ठीक है वी बिलोंग टू अपर कास्ट एंड हम सुपीरियर हो जाते हैं जो भी लेडर में ऊपर है. एंड बाकी सारे लोगों को क्या समझने लगते हैं, इंफीरियर एंड बॉटम पे प्लेस कर देते हैं और फिर उनको अनवर्दी एंड अनटचेबल्स की कैटेगरी में डालने का ट्राई करते हैं. सो अब आप यहाँ से ये चीज लेसन ये है कि आप किसी भी घर की स्टेयर्स देखोगे या कहीं पर भी स्टेयर्स देखोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना कि उसकी कुछ आप सिलेक्टेड स्टेयर्स पे ही पैर रखो, मतलब कि आप जो नीचे स्टेयर्स है उन पे पैर ही ना रखो, डायरेक्ट की ऊपर की स्टेयर पे पैर रखो और नेक्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाओ. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, आपको जो नीचे स्टेयर्स है उन पे पैर रखना ही पड़ेगा तभी आप ऊपर पहुंच पाओगे ऊपर वाले फ्लोर पे. तो सिंपल है कि हर एक कास्ट का इन्वॉल्वमेंट इस कंट्री में इक्वल है, बस ये माइंडसेट एंड स्टीरियोटाइप, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ही इतने वैरायटी ऑफ ओपिनियंस जो है वो रेज होते हैं. Caste rules were set which did not allow the so-called untouchables to take on work. So कुछ caste rule भी सेटअप हुए थे जिसकी वजह से untouchables को वर्क करना, एक कॉमन एनवायरमेंट में वर्क करना अलाउड नहीं था, कोई और वर्क करना अलाउड नहीं था, सिर्फ कौन सा वर्क करना अलाउड था जो कि जिसके लिए वो बने, मतलब जो स्टार्टिंग से उनके जो ग्रैंड फादर्स हैं वो सब करते आ रहे हैं. एक्सक्यूज मी. For example, some group were forced to pick garbage and remove dead animals from the village. So कई सारे जो ग्रुप्स थे एंड लोग थे उनको सिर्फ गार्बेज पिक करना एंड डेड एनिमल्स को विलेज से रिमूव करने दिया जा रहा था. बट they were not allowed to enter the homes of the upper caste और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल. बट उनको क्या कर रहे थे, अलाउ नहीं कर रहे थे होम्स में एंटर करना या फिर जो अपर कास्ट के लोग थे उनके घर में एंटर करना, विलेजेस में जाना या विलेजेस के वेल से वाटर लेना, नॉट विलेजेस में जाना बट विलेजेस के वेल से वाटर लेना या टेम्पल में एंटर करना, ये सारी चीजें उनके साथ अलाउड नहीं थी. देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल. उन चिल्ड्रंस को दूसरे जो चिल्ड्रंस थे ना, दूसरे कास्ट के जो चिल्ड्रंस थे उनके साथ बैठना अलाउड नहीं था. दस अपर कास्ट एक्टेड इन वेज which did not give the so-called untouchables the same right as they enjoyed. इसीलिए जो अपर कास्ट थे ना वो क्या कर रहे थे कि जो अनटचेबल्स थे उनको सेम राइट्स फॉलो करने नहीं दे रहे थे, मतलब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे. वो अपने आप से राइट्स एंजॉय कर रहे थे बट दूसरों को वो राइट्स एंजॉय करने नहीं दे रहे थे. एंड यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी हुई है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं. दलित इज अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ. सो दलित टर्म जो है वो कहाँ पर यूज करते हैं, जो लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे उन लोगों के लिए यूज किया जाता था. दे प्रीफर देयर वर्ड टू अनटचेबल. तो
वो अपने आप को क्या वर्ड ज्यादा प्रेफर करते थे, मतलब दलित ज्यादा प्रेफर करते थे अनटचेबल के कंपैरिजन में। दलित मीन हु हैव बीन ब्रोकन, दलित का मतलब क्योंकि क्या होता था, ब्रोकन। दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित शो हाउ सोशल प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव ब्रोकन द दलित पीपल। तो दलित पीपल ने, जो अनटचेबल जिनको सोसाइटी बोलती थी, उन्होंने क्या सोचा कि हमें दलित्स बोलना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अनटचेबल्स जो है वो पर्सनल सेंटिमेंट्स को हर्ट करता था। बट दलित वर्ड का मतलब होता है ब्रोकन, एंड ये जो सोशल प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन है उसकी वजह से दलित सुटेबल और क्यों होगा, क्योंकि इंडिविजुअल की ये सारे डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ब्रोकन डाउन हो जाता है वो। दैट इज व्हाई दिस वर्ड विल बी मच मोर सुटेबल। द गवर्नमेंट रिफर्स टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज शेड्यूल कास्ट, एंड गवर्नमेंट जो है वो इस ग्रुप ऑफ पीपल को क्या वर्ड यूज करती थी, शेड्यूल कास्ट यूज करती थी। उसके अलावा यहाँ पर और भी एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो भी आप रीड करें। देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन अबाउट दिस, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, वो आपको रीड करना है। उसके बाद आते हैं हम आगे। सो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर का ही इंसिडेंस है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि इंडिया के ग्रेटेस्ट लीडर्स में से एक हैं, उन्होंने अपना फर्स्ट जो कास्ट बेस्ड एक्सपीरियंस है, जब वो 9 इयर्स के थे 1901 में, तो ये इंसिडेंस हुआ था, वो शेयर किया है। व्हेन ही वाज गोइंग विथ हिज ब्रदर्स एंड कजिन्स टू मीट हिज फादर इन कोरेगांव, जो कि महाराष्ट्र में है। सो ये इंसिडेंस यहाँ पर दिया हुआ है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बट उससे पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप? तो डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप में क्या डिफरेंस हो जाता है? सो डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? इट हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइज। मतलब डिस्क्रिमिनेशन एक आफ्टर का इफेक्ट है कि कब हो रहा है, जब लोग अपने प्रेजुडाइज या स्टीरियोटाइप्स पे वर्क करते हैं। मतलब अगर आप किसी को लेट डाउन करा रहे हो या फिर उसको एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करने देते या जॉब नहीं करने दे रहे, देन इन दैट केस यू आर डूइंग व्हाट, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग। बट स्टीरियोटाइप क्या है? एक माइंडसेट होता है। व्हेन यू बिलीव कि भाई इस कैटेगरी के लोग जो हैं या फिर इस रिलीजन को बिलीव करने वाले लोग हैं, उनकी मेंटालिटी या फिर उनकी पर्सनालिटी को आप जज करने लगते हो, एक फ्रेम में फिट कर लेते हो बहुत सारी एक बड़ी पॉपुलेशन को या एक किसी कम्युनिटी को। सो वो होता है स्टीरियोटाइप। सो डिस्क्रिमिनेशन क्या है? एक आउटकम है, एंड स्टीरियोटाइप जो हुआ ना, तो स्टीरियोटाइप इज सिंपली इज अ माइंडसेट। क्लियर? सो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक अ पर्सन हु इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फील? सो अब जिसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कैसा फील कर सकता है? सो ऑब्वियसली जो पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो ह्यूमिलिएटेड फील ही करेगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज कर देगा, वो डेरोगेटरी एंड इनह्यूमन प्रैक्टिसेस जो उसके साथ होती हैं एंड उसको जो बाकी लोगों के साथ मिक्स नहीं करने दिया जाता है, उसको नेग्लेक्टेड फील कराया जाता है। सो इसकी वजह से वो ह्यूमिलिएटेड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ह्यूमिलिएटेड फील करेगा, एंड उसको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं फील होगी कि भाई उसका भी सोसाइटी में एक पोजीशन है। ठीक है, अब ये जो भीमराव अंबेडकर का इंसिडेंट है ये मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि क्या हुआ था ना, कि एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके ब्रदर एंड कजिन्स के साथ कोरेगांव जाते हैं महाराष्ट्र में उनके फादर से मिलने। तो इसके लिए वो ट्रेन लेते हैं। तो ट्रेन से जब वो पहुंचते हैं वहां पर वो स्टेशन पे वेट कर रहे होते हैं फॉर देयर फादर टू कम और फॉर एनी सर्वेंट हु वुड टेक देम टू देयर फादर। सो जब वो वेट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे वहां पर क्या होता है, एक स्टेशन मास्टर आता है। वो थोड़ा टाइम निकलने के बाद एक स्टेशन मास्टर आता है जो उनसे पूछता है फॉर देयर टिकट्स। तो जो भीमराव अंबेडकर एंड उनके ब्रदर्स होते हैं वो टिकट शो कर देते हैं। देन उसके बाद स्टेशन मास्टर उनसे पूछता है कि व्हाई आर यू सो वरीड एंड व्हाई आर यू सो टेरिड, और यहाँ पर आप क्यों वेट कर रहे हो? सो जो बी आर अम्बेडकर हैं वो बताते हैं फिर कि हम यहाँ पर अपने फादर का वेट कर रहे हैं या फिर किसी सर्वेंट का जो कि हमें हमारे फादर तक लेके जाएंगे, जो कि कोरेगांव में रहते हैं। सो वी हैव टू रीच कोरेगांव। अब क्या था कि जो भीमराव अंबेडकर एंड उनके ब्रदर्स थे वो प्रॉपरली ड्रेस थे, एंड उनकी ड्रेस को देख के कोई नहीं बोल सकता था कि वो किसी एक लोअर कैटेगरी कास्ट या फिर अनटचेबल्स को बिलोंग करते हैं। सो स्टेशन मास्टर ने भी क्या, पहले उनको समझा नहीं, ब्राह्मण समझा एंड बहुत अच्छे से बात करता रहा, इवन उनको टच भी किया। बट कुछ टाइम बाद वो स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछ लिया कि हु यू आर, हु मतलब वो कौन है थे। तो उन्होंने आंसर दिया दैट भीमराव अंबेडकर ने ही इंस्टेंटली आंसर आया कि वी आर महार्स। तो महार्स जो है ना वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में उस टाइम पे अनटचेबल्स की कैटेगरी में ट्रीट की जाती थी। सो जैसे ही स्टेशन मास्टर ने सुना कि वो महार्स हैं, सो वो बहुत ज्यादा एकदम स्टन रह गया था। मतलब जितना वो फ्रेंडली बात कर रहे थे स्टेशन मास्टर भीमराव अंबेडकर एंड उनके ब्रदर से, उतना ही वो स्टन हो गया एंड उसके जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें सडन सा चेंज आया।
तो सडन चेंज जो आया ना, जो उसने वर्ड्स सुने कि भाई वो महार कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, सो उसकी जो फीलिंग्स थी वो जितना क्लोज उन लोग के खड़ा हुआ था, सडन रिपल्शन आया, मतलब जो सडन चेंज हुआ ना वो सुन के, तो वो ओवर पावर्ड हो गया था अपनी स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्शन से। एंड एज सुन एज उसने ये रिप्लाई सुना था ना, वो तुरंत, जो स्टेशन मास्टर है वो तुरंत कहाँ चले जाता है, अपने रूम में चला जाता है। एंड वो लोग वहां पर फिर 15-20 मिनट्स तक और निकल जाते हैं, सनसेट होने लगता है और वेट करते हैं, तब तक भी उनके फादर या सर्वेंट कोई नहीं आते हैं। फिर अगेन थोड़ी देर बाद स्टेशन मास्टर भी जब चला गया, देन अगेन वो वापस आते हैं एंड फिर वो पूछते हैं कि अभी कहाँ जाना है, क्या सोच के रखा है, कैसे जाओगे यहाँ से। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था ना, भीमराव अम्बेडकर एंड के ब्रदर सोचते हैं कि जितना हैप्पीनेस एंड जितना जील स्टार्टिंग में था, जर्नी जब स्टार्ट हो रही थी, उतनी ही सैडनेस फील होने लगी थी उनको। तो फिर स्टेशन मास्टर उनसे पूछता है कैसे जाना है, तो वो बोलते हैं कि या तो हमें बुलक कार्ट मिल जाए जो कि हमें कोरेगांव तक ले जाए, अदरवाइज अगर नियर बाय है तो हमें डिस्टेंस पता हो तो हम पैदल भी जा सकते हैं। तो अब बहुत सारे बुलक कार्ट्स जो थे ना, वो पैसेंजर्स ढूंढ रहे थे कि उनके कार्ट में बैठे एंड इससे उनका क्या होगा, सिंपली अर्निंग होगी। बट जब ये BR अम्बेडकर स्टेशन मास्टर को बता रहे थे दैट दे बिलोंग टू महार्स, तो काफी सारे कार्टमैन्स ने भी सुन लिया था। सो कार्टमैन्स जो थे ना, वो भी रेडी नहीं थे इन लोगों को अपने कार्ट में बिठाने के लिए। इवन वो जो BR अम्बेडकर उनके ब्रदर्स थे ना, वो डबल मनी देने के लिए भी रेडी हो गए थे, बट स्टिल वो उनके नेगोशिएशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और ये चीज क्लियर हो गई कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, मतलब यहाँ पर मनी वर्क नहीं करने वाला है। इवन स्टेशन मास्टर भी फिर उनकी हेल्प कर रहा था पहले तो, कि निगोशिएट कर रहा था उनके बिहाफ पे, बट आफ्टर दैट जब उसको पता चल गया कि नहीं कोई रेडी है बिठाने के लिए, तो वो भी साइलेंट हो गया और उसको भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या करना चाहिए। सो ये एक इंसिडेंस है जो कि BR अम्बेडकर जी की जो बुक है राइटिंग एंड स्पीचिंग वॉल्यूम 12 एडिटेड बाय द वसंत मोहन, बॉम्बे एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें से एक इंसिडेंस दिया हुआ है कि इंडिया में कास्ट सिस्टम और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत पहले से है। एंड इसके बाद भीमराव अम्बेडकर के साथ भी यही सेम इंसिडेंस हुआ। तब से ही उन्होंने डिसाइड किया कि आई विल वर्क फॉर दिस डिस्क्रिमिनेशन। एंड उसके बाद ही क्या हुआ है, बहुत सिनेरियो चेंज हुआ। एंड इसी में ये जो बॉक्स में पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें BR अम्बेडकर ने क्या किया एंड उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है दलित को एक पोजीशन दिलाने के लिए, उनके लिए कॉलेजेस ओपन कराना एंड उनको एजुकेशन और हर एक सेक्टर में इंपॉर्टेंट प्लेस देना, वो यहाँ पर मेंशन है। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस दिए हैं, डिस्पाइट द चिल्ड्रन ऑफरिंग मनी द कार्टमैन रिफ्यूज देम व्हाई। तो सिंपल है कि कार्टमैन क्यों रिफ्यूज किया, क्योंकि द दलित्स the BR Ambedkar and their brothers were belonging to the Mahars, which is a lower category, and was treated as untouchables in the Bombay presidency. तो कार्टमैन भी बिठाने के लिए तैयार नहीं हुए। Second is how did people at the station discriminate against BR Ambedkar and his brother? जो स्टेशन पे बाकी लोग उनके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, earlier with do not know, तो कुछ नहीं था, बट जब उनको पता चला कि स्टेशन मास्टर जो था ना, तो वो भी क्या हुआ, तुरंत ही वहां से उनसे दूर हो गया, उनको टच नहीं कर रहा था। How do you think Dr. Ambedkar felt as child when he was the station master's reaction, when he saw the station master's reaction to his statement that they were Mahars? तो जब उसने स्टेशन मास्टर का रिएक्शन देखा ना, सो वो थोड़ा सा सैड भी हुआ, बट ही नोज कि ये ऐसा सिचुएशन होने वाला है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस प्रेजुडाइज और विटनेस्ड एन इंसिडेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? हाउ डिड दिस मेक यू फील? सो क्या कभी आपने भी ये जो प्रेजुडाइज विटनेस की है या फिर ऐसा कोई इंसिडेंस आपने फेस किया हो, तो उसका एक्सपीरियंस कि आपने कैसा फील किया अगर आपके साथ ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन करे जैसा कि BR अम्बेडकर के साथ हुआ है? सो वो यहाँ पर आपको लिखना है। क्लियर? इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी इफ पीपल कुड नॉट मूव इजिली फ्रॉम वन प्लेस to the other. How insulting and hurtful it is to have people move away, refuse to touch you or allow you to drink water from the same source as they do. So अगर आप अपने ऊपर रख के देखो, ये इमेजिन करना है सिर्फ सिंपली कि किसी भी वे में एंड किसी पर्सन को क्या बोलना कि टच नहीं करने देना है, या फिर जिस वाटर सोर्स से आप वाटर ले रहे हो फॉर ड्रिंकिंग उसको नहीं लेने देना है, एंड सिंपली क्या करना है, थोड़ा सा बॉयकॉट करना है। तो ये काफी इंसल्टिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग और हर्टफुल फील हो सकता है। इसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है कि टेक योरसेल्फ टू दैट पर्टिकुलर पोजीशन, मतलब आप उस जगह पर अपने आप को रख के देख लो कि अगर आपके साथ सेम बिहेवियर होगा सो हाउ वुड यू फील। सो उससे क्लियर हो जाएगा कि जो उस जिसके साथ ऐसा बिहेवियर हो रहा है कि उसको कितना इंसल्टिंग एंड हर्टफुल फील हो रहा होगा। सो दिस स्मॉल इंसिडेंट शो हाउ अ सिंपल टास्क ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कार्ट वॉज नॉट अवेलेबल टू द चिल्ड्रन इवन दो दे कुड पे द मनी।
तो ये जो बी आर अम्बेडकर जी के साथ इंसिडेंट हुआ वो सिंपली शो करता है कि कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस के जाने के लिए उन लोगों को कार्ड का यूज करने भी नहीं दिया जा रहा था। मतलब उनके पास मनी है देने के लिए कि भाई हमें यहाँ से ट्रैवल करना है, बट स्टिल बिकॉज दे बिलोंग टू अ कास्ट दैट वाज बिलीव टू अनटचेबल्स, इसीलिए उनको सिर्फ नहीं बैठने दिया जा रहा था। ऑल द कार्ड्समैन एट द स्टेशन रिफ्यूज टू टेक द चिल्ड्रन, दे एक्टेड इन अ डिस्क्रिमिनेटरी मैनर। तो सारे जो कार्ट वाले थे ना उन्होंने मना कर दिया था चिल्ड्रंस को लेके जाने में, एंड वो सिंपली डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, इसलिए ले जाना नहीं चाहते थे। So clearly, as this story shows us, caste-based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them the respect and dignity given to others. So ये clearly क्या है, ये जो पूरी story है ये क्या show कर रही है कि caste-based discrimination जो है उसमें सिर्फ दलित्स जो है उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से नहीं रोक रहा है, बट उनको रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी भी नहीं मिल पा रही है। मतलब ऐसा है कि सिंपली जो अगर लोअर कैटेगरी, दैट मीन्स कि जिसको कंसिडर किया जाता था, एक इंफीरियर नज़र से देखा जाता था, SC/ST को बिलोंग करते थे जो, या फिर जो दलित्स थे और अनटचेबल्स थे, उनको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से तो मना कर ही रहे हैं, साथ साथ रिस्पेक्टफुल एंड डिग्निटी लाइफ जो है वो भी स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं वो। उसके बाद आता है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, दैट मीन्स कि जब डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है, इनइक्वालिटी है, तो इक्वालिटी के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्राइव कर रहे हैं, फाइट करना पड़ रहा है उन लोगों को। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन इट द स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु नॉट ओनली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश बट ऑल्सो फॉट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली। सो जो स्ट्रगल था ना फ्रीडम का ब्रिटिश के साथ हुआ, उसमें काफी सारे लोगों का स्ट्रगल सिर्फ इसलिए भी था क्योंकि वो ब्रिटिश के साथ, मतलब जिन्होंने सिर्फ ब्रिटिश से नहीं फाइट किया था उनको अपने कंट्री से निकालने के लिए, बट इक्वालिटी के लिए, मतलब उन्होंने फाइट इसलिए भी की थी क्योंकि उनको भी इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। सो स्ट्रगल सिर्फ ब्रिटिश से फ्रीडम के लिए नहीं था, इक्वली ट्रीटमेंट के लिए भी था, इक्वल ट्रीटमेंट के लिए था। दलित वुमेन्स, ट्राइबल एंड पीजेंट्स फॉट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज दे एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ। तो जो दलित से दैट मीन अनटचेबल्स, वुमेन्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था, ट्राइबल जो बिलोंग करते थे, एंड पीजेंट्स जो स्मॉल फार्मर्स होते थे, ये सब ने मिलकर कंबाइनली एंड सेपरेट ग्रुप्स में फाइट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, जिससे कि उनको इनइक्वालिटीज जो एक्सपीरियंस कर रहे थे वो सारा कुछ दूर हो। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, मेनी दलित्स ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। तो जैसे पॉइंट आउट हुआ पहले भी कि काफी सारे जो दलित्स हैं वो, और उन्होंने क्या किया, अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और फिर टेम्पल्स में एंट्री लेना उन लोगों को परमिट हो गया था। विमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज मच एज राइट टू एजुकेशन एज मेन डिड। विमेन ने क्या डिमांड किया था, एजुकेशन के लिए राइट। पीजेंट्स एंड ट्राइबल फॉट टू रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रास्प ऑफ द मनी लेंडर एंड द हाई इंटरेस्ट दे वर चार्ज्ड। एंड पीजेंट्स और ट्राइबल्स जो थे उन्होंने किस चीज के लिए फाइट किया था, रिलीज करने के लिए, मतलब जो मनी लेंडर की ग्रास्प से बचने के लिए उन्होंने फाइट किया। जो हाई इंटरेस्ट था उनके ऊपर जो चार्ज किया जा रहा था, लोन जो भी लिया था उसके ऊपर हाई इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा था, तो ये सारी चीजों से फ्री करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed. तो जब इंडिया एक नेशन बना, इंडिया को फ्रीडम और इंडिपेंडेंस मिला 1947 को, तो जो लीडर्स थे वो, उनको ये तो था कि ठीक है इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, बट काफी सारी जो प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि इनइक्वालिटी थी बहुत सारे सेक्शंस में, उसके लिए वो भी कंसर्न थे। Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the way in which, and जो लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेट किया है, लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ रूल्स हैं जो कि नेशन की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं एंड लोगों को अवेयर कराते हैं कि किस वे में जो डिस्क्रिमिनेशन है दैट हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन अवर सोसाइटी एंड हाउ पीपल हैड स्ट्रगल्ड अगेंस्ट दिस। सो डिस्क्रिमिनेशन कैसे प्रैक्टिस किया जा रहा है एंड उसके अलावा कैसे के अगेंस्ट फाइट किया जा सकता है। मेनी लीडर्स ऑफ दीज स्ट्रगल सच एज डॉक्टर अम्बेडकर ऑल्सो फॉट फॉर द राइट्स ऑफ दलित। तो दलित के फाइट के लिए सबसे ज्यादा किसने आगे आए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सो दीज लीडर्स सेट आउट अ विजन एंड गोल इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वर कंसिडर्ड इक्वल
तो ये सारे जो लीडर्स हैं उन्होंने एक विजन एंड गोल रखा कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या चीज इंश्योर करने के लिए कि जितने भी सारे लोग हैं इंडिया में वो क्या है, उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज अ की वैल्यू दैट यूनाइट्स अस ऑल एज इंडियंस। तो ये जो इक्वालिटी होती है सारे लोगों के बीच में, वो कब देखी जाती है, कैसे देखी जाती है, की वैल्यू के फॉर्म में, जो कि सारे इंडियंस को यूनाइट करती है। एवरीवन हैज इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज। तो राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज तो सबके पास इक्वल है, बट अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम एंड हैज बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ। बट इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज होने के बाद भी जो अनटचेबल्स थे, इनिशियली उनकी कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी सोसाइटी में, बट उसके बाद अनटचेबिलिटी को क्या कर दिया था, एक क्राइम डिक्लेयर कर दिया था एंड लीगली उसको अबॉलिश कर दिया था कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा करते हुए दिखता है सो उसके अगेंस्ट सीरियस एक्शन लिया जाएगा। पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन फॉर ऑल पीपल। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू रियलाइज दिस राइट टू इक्वालिटी फॉर पुअर एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज। सो क्या हुआ, गवर्नमेंट जॉब्स जो हो गई वो सारे लोगों के लिए ओपन हुई। इसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे प्लेस की गवर्नमेंट पे, जैसे कि स्पेसिफिक स्टेप्स लिए जाएं एंड लोग रियलाइज करें कि राइट टू इक्वालिटी पुअर रिच सबके लिए सेम होना चाहिए एंड स्पेशली जो मार्जिनल कम्युनिटीज होती हैं उनके लिए भी। The writers of the Constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality. And जो Constitution के writers हैं उन्होंने भी ये बोला कि जो respect है diversity के लिए वो बहुत important है equality ensure करने के लिए, क्योंकि जब तक diversity को कोई person respect नहीं करेगा तब तक वो सभी लोगों को equally treat नहीं कर सकते हैं। They felt that people must have the freedom to follow their religion. And उन्होंने क्या सोचा कि लोगों के पास अपना religion follow करने के लिए फ्रीडम मिलना चाहिए। फॉलो देयर रिलीजन, स्पीक देयर लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली। तो रिलीजन फॉलो करने के अलावा बोलने का, दैट मीन्स की राइट टू स्पीक, राइट टू सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल्स और एनी अदर फेस्टिवल, एक्सप्रेस करने, फ्रीली एक्सप्रेस करने का जो फ्रीडम है, सो ये सारे फ्रीडम एंड राइट्स देने चाहिए। दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कोई लैंग्वेज, एक ही फेस्टिवल ही सबके लिए कंपल्सरी हो गया है। दे सेड द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। एंड उन्होंने भी क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट को सारे रिलीजन इक्वली ट्रीट करना ही पड़ेगा। देयरफॉर इंडिया बिकम अ सेक्युलर कंट्री where people of different religion and faith have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. So इसी से क्या हुआ, जो इंडिया है वो एक सेक्युलर कंट्री बन गई जहां पर डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट फेथ वाले लोगों को फ्रीडम था अपने चॉइस का रिलीजन एंड प्रैक्टिस, अपने चॉइस का रिलीजन एंड फेथ प्रैक्टिस करने के लिए एंड बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वो कर सकते थे अपना रिलीजन, चॉइस का रिलीजन फॉलो। दिस इज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अवर यूनिटी दैट वी all live together and respect one another. So ये कैसे सीन होता है कि एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है यूनिटी के लिए कि यहाँ पर डिफरेंट डाइवर्सिटी होने के बाद भी कंट्री में, डिफरेंट लैंग्वेजेस होने के बाद भी, डिफरेंट रिलीजन होने के बाद भी यूनिटी है, बिकॉज एवरीबडी इज लिविंग टुगेदर। मतलब टुगेदर से मतलब ये हो जाता है कि एक सोसाइटी में अगर आप देखो तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी और कास्ट के लोग प्रेजेंट होंगे, हर एक कास्ट कम्युनिटी के लोग वहाँ पर रहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, एंड दैट शोज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो दीज आइडियल्स आर enshrined in our constitution. This chapter points out that inequalities exist even today. Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. तो जो आइडियल्स एनरिच करना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और जिनको एनश्रिंड करना है वो इस चैप्टर में पॉइंट आउट हैं, एंड उनमें से ये क्या है, इनइक्वालिटी है कि इनइक्वालिटी को रिमूव करके इक्वालिटी लेकर आना है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हो गया है। एंड इसके अलावा कुछ जो ऑलरेडी और ज्यादा इनइक्वालिटीज अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं एट प्रेजेंट ऑल्सो, तो उनको भी क्या करना है, रिमूव करना है। सो इक्वालिटी क्या है, सिर्फ एक वैल्यू है जो कि हमें प्रोवाइड करनी है हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। ये कोई ऐसा नहीं है कि जो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसके लिए इक्वल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे पूरी सोसाइटी को, जिसके बाद ही इनइक्वालिटी जो है वो रिमूव होगी एंड इक्वालिटी प्रैक्टिस की जाएगी। पीपल्स स्ट्रगल एंड पॉजिटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक दिस रियलिटी फॉर एन इंडियंस।
फॉर ऑल इंडियंस। तो ये जो लोगों का स्ट्रगल है एंड पॉजिटिव एक्शंस जो गवर्नमेंट ने लिए हैं वो नेसेसरी हो जाते हैं किस चीज़ के लिए, कि पूरा एक इक्वल नेशन बनाने के लिए, मतलब जिस कंडीशन में सारे लोग इक्वल हों, वो कब पॉसिबल होगा, जबकि इक्वालिटी प्रैक्टिस की जाएगी बाय पीपल स्ट्रगल्स एज वेल एज बाय द गवर्नमेंट साइड। क्लियर है। तो ये जो चैप्टर उसकी रीडिंग हुई, बट यहाँ पर ये कुछ फिगर है वो भी हम देख लेते हैं। इट इज द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट क्लियरली स्टेट्स दैट ऑल इंडियंस आर एंटाइटल्ड टू इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये जो फर्स्ट पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या शो कर रहा है कि जितने भी इंडियंस हैं वो एंटाइटल्ड है इक्वालिटी के लिए, जो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी हर पर्सन को प्रोवाइड करती है। देन दिस पिक्चर शोज सम ऑफ द मेंबर्स हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रोट करने वाले पर्सन है, एंड जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट हुआ है उसमें जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये कुछ लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देयर आर मेनी अदर ऑल्सो बट दीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड in the formulation of the Indian Constitution, which was adopted on 26 November but was implemented on 26 January 1950, and that is why we celebrate 26 January as Republic Day, because our Constitution was implemented on 26 January. Then this picture shows a woman rally rally demanding their rights. तो ये यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने राइट्स के लिए। सो जनरली ये बहुत कॉमन चीज़ है इंडिया में। अभी हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो क्वेश्चन आंसर्स में सबसे फर्स्ट जो है वो मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है, और यहाँ पर जो स्टीरियोटाइप्स के लिए चैलेंजेस है वो दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है कि टू सर्जन्स वर सिटिंग डाउन टू लंच व्हेन वन ऑफ देम मेड अ कॉल ऑन द मोबाइल फोन। जो दो सर्जन्स जो थे वो लंच कर रहे हैं साथ में, एंड उनमें से एक किसी ने मोबाइल फोन पे कॉल किया। सो कॉल करने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होगा, सफर्स फ्रॉम क्रोनिक अस्थमा। नो, यहाँ पर आ जाएगा अगर कॉल किया है तो कॉल पे क्या करेंगे, ही विल स्पीक और शी विल स्पीक। तो टू स्पीक विद अ डॉटर हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। सो किससे बात करने के लिए, कि अपनी डॉटर से बात करने के लिए जो स्कूल से ही आई थी। द बॉय हु वन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन वेंट टू द दियाज। तो जो बॉय जिसने की डांस ड्राइंग कॉम्पिटिशन में जीता, वेंट टू द डाइज ऑन व्हील चेयर टू कलेक्ट द प्राइज। तो वो व्हील चेयर पे जाता है प्राइज कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, एंड थर्ड पे यहाँ पर आ गया 1। देन ये वन ऑफ द लेटेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड। सो सॉरी, इट इज नॉट लेटेस्ट, इट इज फास्टेस्ट। वन ऑफ द फास्टेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड सफर्स फ्रॉम क्रोनिक अस्थमा। यहाँ पर आएगा 1 में आ जाएगा क्या 3, सी मैच करेगा। एंड ये जो डी है, she was not that well off but had a dream to become an astronaut which she did। and last क्या आ गया, ये सेकंड पे आ गया। क्लियर, सिंपल से मैच द कॉलम से सिर्फ आपको ना सेंटेंस कनेक्ट करना है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये आपको बुक में से सर्च आउट नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको सेंटेंस मैच करना है। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन द स्टीरियोटाइप दैट गर्ल्स आर अ बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ डॉटर। सो ये जो स्टीरियोटाइप है कि जो गर्ल्स है वो बर्डन होती हैं पेरेंट्स के लिए, एंड ये डॉटर्स की लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। इमेजिन दिस सिचुएशन एंड लिस्ट एटलीस्ट 5 डिफरेंट इफेक्ट्स दैट दिस स्टीरियोटाइप कैन हैव ऑन द वे डॉटर्स गेट ट्रीटेड इन द हाउस। सो ये एक सिचुएशन इमेजिन करने के लिए बोला है, लिस्ट आउट करना है 5 डिफरेंट इफेक्ट्स जो कि क्या है, ये जो स्टीरियोटाइप है उसमें डॉटर्स की जो पोजीशन या फिर उनका जो वे ऑफ लिविंग है उसको कुछ अफेक्ट कर रहे हैं क्या। सो नेगेटिव इफेक्ट जो डॉटर्स पे होते हैं बाय द फॉलोइंग स्टीरियोटाइप, फर्स्ट इज दे डोंट रिसीव प्रॉपर लव एंड केयर फ्रॉम द फैमिली, बिकॉज माइंड में जो पेरेंट्स होते हैं उनके ये स्टीरियोटाइप होता है, ये माइंडसेट हो जाता है कि दे आर बर्डन एनी हाउ। जो भी अलग अलग एरियाज में वुमेन्स की रिस्पेक्ट भी नहीं की जाती है, तो इसकी वजह से जो गर्ल चाइल्ड होती है, डॉटर्स होते हैं, उनको प्रॉपर लव एंड केयर नहीं मिलती है। देन दे ऑल्सो डिसकंटिन्यू देयर एजुकेशन, हेंस देयर ड्रीम्स एंड गोल्स आर अनफुलफिल्ड। तो उनको एजुकेशन प्रमोट भी नहीं किया जाता है एंड काफ़ी सारी जगह से डिसकंटिन्यू फोर्सफुली करवा लिया जाता है, इसकी वजह से वो अपने ड्रीम्स एंड गोल्स फुलफिल नहीं कर सकते हैं। देन एडिक्वेट डाइट नहीं मिलती है क्योंकि मेन अटेंशन जो है वो बॉय को मिल जाता है, एंड पूरा टाइम क्या करना होता है, हाउस होल्ड वर्क में इंडल्ज रहना पड़ता है, एंड दे आर इवन नॉट अलाउड टू मेक न्यू फ्रेंड्स, जिससे कि वो घर के बाहर जाएं, एंड दे विल फेस एनी अदर सर्कमस्टांसेस और जो कि
पर्टिकुलर किसी डॉटर की फैमिली या गर्ल की फैमिली को के फेवर में नहीं होता है, सो वो कोई भी काम ऐसा नहीं करने देते हैं। देन उसके बाद आते हैं इस थर्ड क्वेश्चन पे, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विथ रिगार्ड टू इक्वलिटी, व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इक्वालिटी की क्या बात है एंड इक्वालिटी बताने वाली कौन सी बात लिखी हुई है, एंड जो सारे लोग इक्वल क्यों हैं, क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट है कि एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। सो एवरीवन हैज इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज। तो हर एक पर्सन के पास क्या है, राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज इक्वल हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए compete करने के लिए सभी इक्वल होते हैं। लोग अपना जॉब जो है उसके लिए दे आर इंडिपेंडेंट टू चूज। अगर वो इक्वालिटी नहीं होगी तो दे विल नॉट बी एबल टू चूज देयर जॉब्स इंडिपेंडेंटली। देन इसके अलावा आ जाता है कि कोई भी टाइप का वर्क अपनी विश के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इस कम्युनिटी का यही वर्क है जो वही करना जरूरी होगा। अनटचेबिलिटी जो है वो क्राइम है एंड लीगली अबॉलिश हो गए हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा बेटर इक्वालिटी एटमॉस्फेयर देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद ये जो क्वेश्चन 4 है, समटाइम्स पीपल मेक प्रेजुडाइज कमेंट्स in our presence. We are often not in a position to do anything about this because it is difficult to say something right then and there. So काफी सारे बार क्या होता है ना कि people make prejudiced comment, मतलब prejudiced comment discriminatory comment कर देते हैं, and कई बार हम ऐसी पोजीशन में नहीं होते हैं बिकॉज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कुछ भी करेक्ट और इनकरेक्ट बताने के लिए। सो डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप एंड ईच ग्रुप डिस्कस व्हाट दे कुड डू इन द वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो ये 5 सिचुएशंस दी हुई हैं। इन 5 सिचुएशंस में आपको व्यूज देखना है कि आपके क्या व्यूज रहते हैं। जैसे कि हो गया कि फ्रेंड बिगिन टू टीज अ क्लासमेट बिकॉज ही इज पुअर। तो अगर आपको कोई फ्रेंड आपके किसी दूसरे क्लासमेट को टीज कर रहा है सिर्फ इसलिए कि वो पुअर है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा या क्या आंसर आएगा या कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, और ये जो टीजिंग बिहेवियर है आपके फ्रेंड का उसको कैसे स्टॉप करोगे। तो यहाँ पर आपके व्यूज लिखना है। तो बेसिकली ये जो पूरी एक्टिविटी है इट इज बेस्ड ऑन योर थिंकिंग, योर मेंटालिटी अबाउट दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो ये क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपरली आंसर्स नहीं होंगे, बट यहाँ पर आपका जो माइंड है वो टेस्ट हो जाएगा कि आप किस अकॉर्डिंग सोचते हो। डिस्क्रिमिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग जो है वो कितना आपको समझ आता है, डाइवर्सिटी और यूनिटी क्या कंक्लूजन आपने जो चैप्टर को पढ़ा है या आपने सराउंडिंग में देखते होगे उससे निकल रहा है। जो क्लियर है ना, तो ये चैप्टर यहाँ पर ही एंड होता है जिसमें हमने देखा जो डाइवर्सिटी के बारे में क्या क्या है, कि कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी क्यों है, बिकॉज देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड ऑल दैट। उसके अलावा जो डाइवर्सिटी होने की वजह से काफ़ी सारी जगह डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है क्योंकि लोगों के माइंड में स्टीरियोटाइप सेट होते हैं। सो ऑल दिस वॉज इंक्लूडेड इन द चैप्टर नंबर 2 ऑफ सिविक्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टडी दिस चैप्टर प्रॉपरली एंड इफ यू फेस एनी डाउट, कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, जिससे कि आपके क्या होंगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ना। सो इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी। सो थैंक यू सो मच।